मित्रों नमस्कार। बातों बातों में के आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हमारे कार्यक्रम में हमसे बातचीत करने के लिए देश की सुविख्यात शास्त्रीय गायिका सुश्री आरती अंकलीकर टिकेकर जी पूना से इस कार्यक्रम में ज्वाइन होंगी। वे भारतीय शास्त्रीय संगीत परंपरा की एक बहुत गुणी गायिका के रूप में हमारे देश में जानी जाती हैं और उनकी पहचान दुनिया के अनेक देशों तक है। मैं उनके बारे में क्या कहूँ, इतने वर्षों से मैं उनको लगातार हम सभी इस पूरे समकालीन परिदृश्य में, शास्त्रीय संगीत के परिदृश्य में उनको देख रहे हैं। उन्होंने जिस तरह से असाधारण साधना, परिश्रम, मेहनत से अपनी जो एक जगह बनाई है, एक जो विनम्रता के साथ अपना कैनवास विस्तृत किया है, उसने उनका सम्मान न केवल हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के अनेक देशों में बढ़ाया है। आज बड़ा अच्छा लग रहा है कि उनसे बातचीत के संवाद में साक्षी होने के लिए आप सब बहुत महत्वपूर्ण कलाकार पधारे हैं। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं जब 6:30 बजे हम और आरती जी इस दृश्य को मैनेज कर रहे थे कि हम कैसे बातचीत करेंगे, तो उस समय गीता चंद्रन जी भी आई थी और उन्होंने कहा था कि मैं 7 बजे फिर लौटूंगी। तो वे भी आती ही होंगी। आरती जी को हमने यह अनुरोध किया है कि मैं 7 बजे लाइव हो जाऊंगा और 7:05 पर हम उनको जोड़ लेंगे। तो बस यद्यपि वे आ चुकी हैं और वो संभवतः हमारी बातचीत सुन भी रही हैं। मैं बस 2-3 मिनट में ही उनके साथ जुड़ता हूँ। उर्मिला जी, आपका हार्दिक स्वागत है इलाहाबाद से। आप कथक कलाकार हैं। प्रीता, आपका हार्दिक स्वागत है। आमिर खान, परिमल, सानिया गिरबे, सुदेशना, सुमन जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मीता दांडेकर, आपका हार्दिक स्वागत है। आस्था जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको नमस्कार। सरगम, प्रतीक सालगर, मैं नाम पढ़ते जा रहा हूँ। अनुपमा केराय जी, आपका हार्दिक स्वागत है। आपको नमस्कार करता हूँ। ये सुखद है कि आपके साथ भी हमको कुछ ही दिनों में संवाद का अवसर प्राप्त होगा। ये बातों बातों में कार्यक्रम बातों बातों में ही बन गया और आज हम लोग इतने दिनों तक, लगभग 2 माह से ऊपर हो गया, हम इस कार्यक्रम को लगातार करते जा रहे हैं। मानसिंह भोदिया जी, विनोद भाई, आपका हार्दिक स्वागत है। आप सभी के लगातार साथ बने रहने से इस कार्यक्रम को एक महत्ता और एक चर्चा मिली है। मैं आप सभी का कृतज्ञ हूँ कि भाषा में संवाद की इस पहल को आप सभी ने सराहा और हमको प्रोत्साहित किया। आने वाले दिनों में निरंतर हम इस संवाद से जुड़े रहेंगे, इसकी पूरी कोशिश है। और देश की यशस्वी कलाकार, साहित्यकार, लेखक सृजन धर्मी इस बातचीत में हमारे साक्षी बनेंगे, साझी बनेंगे, यह उम्मीद करता हूँ। मैं बहुत आदर के साथ आरती जी को इस कार्यक्रम से जोड़ ले रहा हूँ और उसके बाद फिर बातचीत का एक सिलसिला शुरू होगा और हम उनसे जीवन और सृजन के साथ उनकी एक पूरी यात्रा को जानेंगे, सुनेंगे, समझेंगे।
आपको नमस्कार करता हूँ आरती जी। नमस्कार। इस समय अ, आपसे बातचीत के साक्षी होने के लिए देश भर से अनेक कलाकार, संगीतकार, गायक और कला जी जगत से जुड़े हुए लोग, लेखक सब उपस्थित हैं। लगभग 23-24 लोग आ चुके हैं और आते जा रहे हैं। जी और मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने बातों बातों में हमारे इस कार्यक्रम में अपनी स्वीकृति देकर इस कार्यक्रम में शामिल होकर इस कार्यक्रम को ऊर्जा दी है और इसको एक निरंतरता बनाए रखने का हौसला भी दिया है। इतने लंबे समय से आपसे जुड़े हुए हैं और लगातार आपको आपको गाते हुए, आपके आतिथ्य होते हुए जो कुछ भी अनुभव रहा है वो अद्भुत है, जिसको अपने शब्दों में बयां करना आसान नहीं है, बहुत कठिन होता है। जी और इस समय बहुत अच्छा लग रहा है कि आपको हम सुन पा रहे हैं और आपसे जीवन और सृजन की एक यात्रा के हम लोग साक्षी होंगे। जी मुझे आपका वो बहुत स्वागत याद है, पहली बार हम मिले थे जब कुमार गंधर्व पुरस्कार मिलने वाला था मुझे। है। तो जी हम जी जी, लोग मेरे ख्याल से देवास में मिले थे। वो पहली बिल्कुल याद। मुलाकात थी। जी बिल्कुल। उस वक्त पूरे परिवार से मिलना हुआ तो लगभग 2 दिन 3 दिन साथ रहा था बिल्कुल। आपके और इंदौर बस से। आप हमारे परिवार का एक हिस्सा बन गए। और तभी हम बड़े अचंभित हो गए थे कि कितनी सुमधुर हिंदी बोलते हैं आप। हम तो इस तरह इम्प्रेस हो गए थे। हम लोग तो बम्बई के लोग हैं। हिंदी बोल तो लेते हैं, समझ लेते हैं, लेकिन तब आपकी ऐसी हिंदी सुनी जैसे इतनी फ्लुएंट, और उसका एक फ्लो और इतनी मधुर। वो दिन अभी तक याद है मुझे। वो हिंदी आती थी इसलिए हिंदी बोल पाती। लेकिन ये रहा कि उस समय आप सबके साथ मिलना, और खासतौर से इधर आप माता जी के साथ भी आई थी और सासू माँ जी के साथ भी आई थी। जी तो हाँ। उन सबके साथ एक बातचीत और एक मुझे पारिवारिक अनुभव रहा और फिर वो बढ़ता चला गया। जी तो बिल्कुल। और ये पूरी जर्नी, मतलब इन सब इस पूरी यात्रा में लगातार कैसे कैसे भारतीय सांस्कृतिक परिदृश्य में आपकी जगह को हमने विस्तारित होते हुए देखा। कितने यश, कितने पुरस्कार, नेशनल अवार्ड, और ये सब देख देख के, और एक अपनापन जो स्थापित हुआ, और उससे जितना यश आपका बढ़ा उतनी खुशी हम लोगों की बढ़ती गई। मुझे लगता है कि ये सब आसान नहीं है। आप जब इस समय में हैं और ये सारी चीजों को निश्चित रूप से आप स्वयं भी महसूस करती हैं, जो आपको लेकर, आपके गायन को लेकर या आपके व्यक्तित्व को लेकर चारों ओर जिस तरह से प्रशंसा, सराहना और आदर है, तो इस जगह पर आने की एक पूरी लंबी यात्रा, एक परिश्रम है। मैं चाह रहा था कि आपको मैं स्मृतियों के उस आरंभिक छोर पर ले चलूं जहां से कुछ बात ऐसी कहानी की तरह शुरू हो और हम सबको प्रेरणा भी मिले। जी बिल्कुल। कोई भी चीज करने में आसान तो, यानी कुछ हासिल करने में आसान तो कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। जी जी कुछ भी जो आपको गिफ्ट है, टैलेंट जो भगवान ने दी हुई है, जी जी वो एक अपनी जगह होती है, लेकिन उसका अपनी साधना से, अपने जो मेहनत है वो करके, तालीम लेके अपने गुरुओं से और एक मकाम तक पहुंचना, ये तो बगैर गुरुओं, हमारे जो गुरु हैं उनके आशीर्वाद, मेरे माँ पिताजी के आशीर्वाद, सास ससुर जी के, ऑडियंस, सारे श्रोताओं के, उनके बगैर और उसके बगैर हो नहीं सकता। लेकिन मुझे लगता है कि जहाँ ये सफर शुरू होता है, जी जी कि जब मैं 7 साल की थी, जी तब जी मैं तो बिल्कुल किसी और, जो 7 साल का बच्चा होता है उसी के जैसे थी। मुझे भी चाह थी कि मैं बस खेलते रहूं, बस बच्चों के साथ, मेरी सहेलियों के साथ। लेकिन मेरी जिंदगी अलग थी सुनील जी। जी जी मैं जब अभी पीछे मुड़ के जब देखती हूँ, जी तो मुझे लगता है कि मैं जो कर पाई हूँ, जो भी थोड़ा कुछ, उसका कारण है एक तो सपोर्ट मेरे माता पिता का बहुत रहा, और जी उनका बहुत सपोर्ट भी रहा,
और एक तरह से वो बड़े रिंग मास्टर भी थे। बहुत, मेरे पिताजी ऐसे मेरे पीछे पड़ते कि अगर मैं रियाज ना करूं तो एक छड़ी रखी हुई थी घर पे। मुझे तो आपने अगर मैं, बताया था। हाँ, तो जैसे जी वो हाँ। ऑफिस से आते तो माँ को पूछते, और मैं तो आम बाकी बच्चों की तरह मैं भी बड़ी बदमाश बच्ची थी। तो पिताजी पूछते माँ को कि कितना रियाज किया है। तब मैं 10 साल की थी। तो हाँ माँ हाँ। कहती कि नहीं, आज तो वो गई थी खेलने। अच्छा, तो बस मुझे छड़ी दिखाते, उसका इस्तेमाल कम करते वैसे, लेकिन हाँ कभी हाँ। कभार किया भी है इस्तेमाल। हाँ। जब दिखाने से काम ना बना होगा। हाँ, बिल्कुल। जी और जी। फिर मुझे कहते कि अभी अभी बैठो रियाज करो, और जब तक रियाज तुम्हारा पूरा ना हो तब तक हम्म, खाना नहीं मिलेगा। तो आज मैं जब मुड़कर देखती हूँ तो बगैर मेरे माता पिता के ये मुमकिन नहीं हो पाता सुनील जी। हाँ क्योंकि वो एक ऐसी उम्र होती है जब परिश्रम क्या है, मेहनत क्या है, रियाज क्या है, उसका कोई अंदाजा नहीं होता है। वो जब वक्त गुजर जाता है ना, उसके बाद पता चलता है कि वो क्या चीजें हैं। तो जब वो सही वक्त होता है करने का, तब ऐसे लोगों का हमारे साथ होना बहुत जरूरी लगता है मुझे। सही कह और रहे हैं। ये सब, ये तो, हाँ बिल्कुल, ये तो ऐसा टाइमिंग है। और एक एक तान मेरे पिताजी सामने बैठे रहते, एक एक डिब्बे में हरे रंग के छोटे छोटे मणि होते थे, और हम्म, एक तान तो वो मणि यहाँ से डिब्बे से इधर करते, फिर से हाँ। दूसरा। ये तो अभी मैंने छोटी तान, टाइम कम लगे इसलिए गाई है। ऐसी एक लंबी लड़ीदार तान होती, और हाँ। पिताजी सामने बैठे रहते, वो मणि यहाँ से वहां, यहाँ से, और जब तक डिब्बा वो मणियों खत्म नहीं होता, मुझसे तान गवाते रहते पिताजी। मुझे लगता है मेरे पिताजी का भी पेशेंस बहुत जबरदस्त था। जी जी। उनकी भी अपनी साधना थी। हाँ निश्चित रूप से। मैं वही, हाँ, मेरी और जिज्ञासा तो थी थोड़ा और पीछे ले चलने की, कि एक तो वो शहर क्या था जहाँ पर आपकी ये परवरिश हुई? मेरा शायद जन्म बेंगलोर। तो जन्म तो हुआ कर्नाटका में, बीजापुर। हाँ, बीजापुर अ, हाँ। एक बड़ी हिस्टोरिकल जगह है वो, जहाँ गोल गुम्बज है, वहाँ हाँ। मेरा जन्म हुआ। मेरे पिताजी वहाँ के, लेकिन उसके बाद मैं बम्बई में पली बढ़ी। अच्छा। तो मेरी हाँ स्कूल, हाँ। जैसे मेरा स्कूल कॉलेज सारा बम्बई में हुआ। तब माहौल पिता बड़ा बड़ा अलग पिताजी था। को, हाँ पिताजी को संगीत की ललक कैसे थी? क्या उससे पहले भी कोई परिवार में थे संगीतज्ञ, या वो मेरे, प्रभावित हाँ, थे? मेरे दादाजी को संगीत का काफी लगाव था। मेरे नाना जी थे, उनको भी था। मेरी माँ भी जी। बड़े सुंदर गीत गाती थी। जब मैं छोटी थी, बिल्कुल उनकी गोदी में सोया करती थी, तब हम्म। मेरे लिए वो रोजाना एक गाना गाती जब मुझे सुलाती। और सुनील जी, रोज जो वो गाना होता था, जैसे कोई यानी सोने के लिए जिसको क्या कहते हैं, हमारे यहाँ लोरी। पाल, लोरी, लोरी जैसे, हाँ, लोरी। लोरी। और हम्म, उसमें वो जो उस दिन की घटनाएं हैं उनको डाल देती, जो मेरी भी समझ में आती बातें, और हम्म, मैं भी बड़े गौर से सुनती। और उसकी एक बड़ी अच्छी ट्यून होती, जैसे अरे। जैसे झोपली माझी आरती बाळी, झोपली माझी आरती बाळी, किती ग गोड राणी, हाँ हाँ। झोपली माझी सोनुली राणी, झोपली माझी आज तिने लाडू खाल्ला, यानी आज उसने लड्डू खाया।
हाँ तो हाँ, इसको समझ गया। इस तरह से उसको उसमें डाल देती और बड़ा उसको मीठा करके। तो मैं मेरे जीवन का संगीत बहुत एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। जी जब जी। मैं हमारे वहां झूले पे बैठती तब भी माँ के संग मैं अनेक गाने गाती, चाहे भजन हो, चाहे बच्चों के हो, चाहे बंदिशें हो। हम्म। तो मेरी माँ मेरे से गवाती, वो खुद गाती। सुबह उठते ही हमारे यहाँ एक आरती भगवान की जाती। तो माहौल बहुत सुंदर था घर का। मुझे हम्म। आजकल के वही जो बच्चे सीखने आते हैं उनके माता पिता को मैं वही कहती हूँ कि तुम्हारा आपका बच्चा जब सपना देख रहा है तो उसके लिए आपको कैसा वातावरण रखना है घर पर, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। तो सही कह ऐसा रहे हैं। ऐसा वातावरण था। मैं उठती तो स्वरों के साथ और सोती स्वरों के साथ। दिन में संगीत होता था तो संगीत बिल्कुल सांसों में बसा था, बिल्कुल मेरे क्षण क्षण में बसा था। तो बड़े सुंदर दिन थे। और उसी में ये रियाज भी आ जाता, उसी उसी में बदमाशी भी आ जाती, उसी में सब कुछ हो जाता। तो लेकिन घंटों तक रियाज करवाते मेरे माता पिता दोनों मुझसे। हम्म। और बस ये जब तक मेरी शादी हुई ये तो उन्होंने एक दिन भी नहीं छोड़ा मुझसे रियाज करवाना। और उसके बाद भी मुझे हमेशा पिताजी फोन करके पूछते, हेलो कैसी हो? तो मैं कहती अभी मैं जा रही हूँ, दिल्ली जा रही हूँ, फिर भोपाल जा रही हूँ, फिर मैं मद्रास जा रही हूँ। तो मुझे कहते कि नहीं, लेकिन तुमने रियाज कितना किया ये बताओ पहले मुझे, कितने घंटे रियाज तो किया है। तो ये मुझे कार्यक्रम यहाँ है वहां है वो तो अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा अच्छी बात है कि तुम 5-6 घंटे रियाज कर रही हो या नहीं। क्या बात तो ऐसे है। माता पिता। हाँ, ये तो है। ऐसे माता पिता की बदौलत ही तो आप हीरे की तरह तराशी गई। ये भी एक बात है। अभी सुनंदा शर्मा ज्वाइन हुई, वो आपको नमस्कार कर रही है, बनारस घराना। अच्छा। ओ। तो उनको उनको अच्छा लगा, आप कह रही बहुत अच्छा लग रहा है, आपको सुन रही हूँ। जी। आपके सबसे पहले गुरु कौन थे, मतलब उनसे कैसे सरोकार हुआ? पिताजी के माध्यम से ही या फिर कोई और सहयोग नहीं, बना? माता पिता तो ऐसे शौकिया गाते थे, लेकिन मेरी पहली गुरु थी विजया जोगलेकर। जी जी। और उनके बाद विजया जी ही मुझे वसंतराव कुलकर्णी जी के यहाँ ले गए। वो हाँ आगरा घराने के, आगरा और ग्वालियर घराने के थे। जी। और खुद वो किसी हादसे में उनकी आवाज को कुछ हाँ। प्रॉब्लम हो गई थी, तो वो खुद खुद आ, बहुत अच्छा गा नहीं पाते थे, लेकिन अच्छा अच्छा। विचार उनके बहुत बहुत अच्छे थे। तो देखिए, ऐसे गुरु थे कि जो आवाज में अपनी बातें नहीं बता सकते थे, लेकिन किस तरह से उन्होंने सिखाया होगा। और शिष्य के बिल्कुल जैसे गुण को देख के परख के उस हिसाब से सिखाते थे। उनके बहुत सारे शिष्य थे। हम्म। देवकी पंडित जी भी उन्हीं से सीखी हैं, रघुनंदन जी। पंछीकर उन्हीं से सीखे हैं। तो हर हाँ एक हाँ। को उन्होंने उनके गुणों को देख के इतना बढ़िया सिखाया। बहुत अच्छे गुरु थे। वो भी बड़े डिसिप्लिन वाले थे। वक्त 9 बजे की अगर क्लास हो तो 9 बजे क्लास में हाजिर होना है। कहते सम हमेशा पहली मात्रा पे आती है। हाँ हाँ हाँ। सम थोड़ी भी बाद में तुम मुखड़े पे आ जाओ तो नहीं चलता है। पहली मात्रा पे सम है। वक्त कितना इंपॉर्टेंट है ये समझ जाओ। ताल क्या तो है? ताल तो समय ही तो है। क्या बात। ये तो अच्छा, ये सब बड़ा संघर्ष होता होगा कि कहाँ आपका घर, कहाँ गुरु का घर, फिर आना जाना, या बिल्कुल। रह करके सीखा? आना जाना रह करके नहीं सीखा। वो तो आना जाना। जाना बड़ा, बस में जाते थे, क्लास करके फौरन वहां से स्कूल जाते थे। स्कूल से हाँ हाँ। आके रियाज करना होता था पिताजी के आने से पहले। हम्म। अ, हाँ, वरना उनको खाना नहीं मिलता था। उनको रिपोर्ट देना जरूरी। बिल्कुल। तो ये जी जी। सारा बड़े सुंदर दिन थे तब। टीवी नहीं था तब। हाँ। वो तो 72 में टीवी आया।
तो और बड़ा कम समय के लिए टीवी होता था, तो घर में एक इतना चैन होता था, बड़ा सुकून होता था। हम्म। जैसे ही घर आए, हमारे मेरे भाई बहनों के साथ थोड़ा सा खेल लो, चैन से बैठ के रियाज करो, और कोई शोर गुल नहीं कहीं, बड़ा बड़ा अलग सा माहौल था। ये सब जो जैसे आपने टीवी की बात की ना, ये सब जीवन में एक पूरी कर्कश किस्म की अशांति फैलाने वाले मनोरंजन के साधन, जी जिन्होंने बहुत रचनात्मकता का तो बहुत नुकसान किया, प्रभावित भी किया, लेकिन फिर भी जो इस आकर्षण में बंधा नहीं, फिर वो अपनी साधना में लगा रहा। जी आपकी जो बाद में जो आपकी गुरु रही किशोरी ताई, जी और मुझे जैसे उनकी जिज्ञासा भी है, क्योंकि ये संयोग है कि पंडित दिनकर केकरी जी से मैं कई बार मिला, उनको तानसेन सम्मान भी मिला था, तो उस समय जी हम उनके मेजबान थे, जी बड़े देवता साधु की तरह। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। क्या तो कुछ इस किशोरी ताई के बारे में, कुछ दिनकर जी के बारे में भी जरूर आपको भी बताएं। मेरे ख्याल से किशोरी जी के बारे में तो बहुत लोग बहुत कुछ जानते हैं। हाँ, आपका उनका अपना संगीत भी, तजुर्बा, जी जी अनुभव। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत लोगों ने मुझे पूछा भी कि हमने सुना है कि किशोरी जी बड़ी बहुत गुस्से वाली थी, और तो आपको भी तो बड़ी तकलीफ हुई होगी सीखने के वक्त। तो मैंने कहा बिल्कुल, जो मैंने महसूस किया, बिल्कुल एक माँ अपने बच्चे को जिस तरह से प्यार करती है, बिल्कुल वैसा ही प्यार किशोरी ताई ने हमको दिया है। गाना यानी जो उनसे सीखा, वो तो जो मुझे लगता है कि एक राग, उसकी सुरावट है, उसकी बंदिशें हैं, उसके आलाप हैं, ताने हैं, बोलताने हैं, काफी सारी थियरी है उसमें। लेकिन उसके परे जाके राग क्या है, वो कैसे स्वर दिल को छूता है किस तरह से, और आप स्वयं जो गाने वाला है वो खुद एक राग कैसे बन सकता है जब आप वो राग पेश करो, क्या बात। और जो गाने वाला है वो खुद राग बन रहा है, और सारी ऑडियंस है वो भी बस राग ही, यमन ही हो रही है। मैं भी यमन हूँ, सुनने वाले यमन है, ये दुनिया एक यमन है, इस ये महसूस कराया ताई ने मुझे। तो और जो कोई राग ताई सिखाती, चाहे संपूर्ण मालकौस हो, चाहे नंद हो, चाहे यमन हो, चाहे भोपाली हो, मुझे याद है कि मैं वो राग बन जाती। मैं खुद ऐसे मुझे लगने लगता कि मैं भोपाली हूँ, मैं संपूर्ण मालकौस हूँ। तो ये जादू क्या है? हम्म। ये क्या जादू है कि जिसमें ये ऐसे नहीं लग रहा है कि ये कोई बंदिश गाई जा रही है कि हम्म। बरजा रही आ, आ, बरजा रही। अगर ये बंदिश शुरू हो गई, तो बाद में ऐसे लगता कि मैं खुद संपूर्ण मालकौस, ऐसा माहौल बन जाता सुनील जी। सही। ऐसा जबरदस्त, ऐसा लगता कि हम एक ऐसा गुब्बारा है, ये जीवन, ये संपूर्ण मालकौस है पूरा, और हम उसमें, ये ऐसा अनुभव था। इसको मेरे ख्याल से मैं कभी आपको बताऊंगी, आप इसको जरूर शब्दों में डालिए, कैसे कैसे। मैंने जैसे आपको कहा, मैं हमेशा कहती रहती हूँ कि एक होता है कि मन में कोई विचार है, हाँ जी। उसको सही शब्द मिले, और वो सही शब्दों से मैं उस विचार को प्रस्तुत करूं। तो ये भाषा तो आपकी, आप तो इसमें माहिर हैं। वैसे ताई जो है, किशोरी ताई, जो स्वरों के माध्यम से, राग के माध्यम से अपने हर विचार को, हर इमोशन को
बिल्कुल सामने रखती। बहुत बड़ी बात है, हाँ बहुत बहुत सूक्ष्म बात है, बहुत बिल्कुल। सूक्ष्म बात है कि स्वरों के माध्यम से एक इमोशन दिखाना। हाँ तो इसलिए वो हमेशा कहती कि राग भाव, भाव होना, जो भाव यानी जो इमोशन है उसमें, उसकी हमेशा बिल्कुल। बात करती। तो ये ताई की बात, फिर काइकिनी जी की बातें जो हैं, उन्होंने वॉइस कल्चर का बड़ा अभ्यास किया हुआ था। हाँ या आ आ आ आपका टोन कैसा है, आप हाँ कहाँ चेस्ट वॉइस, कहाँ हेड नोट्स, कहाँ कैसे किस तरह से वोकल कॉर्ड्स आप यूज कर रहे हो, बिल्कुल। इसका बड़ा अभ्यास था उनका। तो और अक्षर और स्वर, किस तरह से उसका उच्चारण हो, इसका भी बड़ा सुंदर वो बताते। खैर, ये सारे गुणीजन ऐसे विद्वान हैं, किशोरी जी हैं, काइकिनी जी हैं, मेरे गुरु जी की गुरु उनकी एक गुरु भगिनी हुआ करती थी, उनका नाम है माणिक वर्मा जी। उन्होंने जी भी जी। मुझे, मैं जब वसंतराव जी के यहाँ सीखने जाती तो उन्होंने भी मुझे सिखाया है। अभिषेकी हम्म, बुआ से मैं सीखी हूँ, और जी। सुरेश तलवलकर जी से, उल्लास जी से। हाँ हाँ। देखिए, मुझे लगता है हर किसी भी गायक का आप कोई भी राग सुनिए, सीखने तो आपको मिलता ही है। कई सही बार बात। ऐसा ऐसा भी होता है कि आप किसी का गाना सुन रहे हो तो क्या नहीं गाना चाहिए ये भी पता चलता है। और ऐसे गुणीजन हैं, वो बताते कि क्या गाना चाहिए। क्या और गाना कई चाहिए। लोगों से ये भी पता चलता कि हाँ, ये नहीं करना चाहिए, जो अभी हो रहा है उसको टालना चाहिए। तो देखिए, ये एक सफर है, हर रोज नए विचार, क्योंकि ये सृजन ऐसा है कि यमन, चाहे आप हजारों घंटे गाओ, उसमें नए विचार आना तो बंद नहीं होता। हर रोज नया नया विचार। सही सही मुझे ऐसे, सही में ऐसे लगता है कि शास्त्रीय संगीत जो है, हमको ये क्षण जो है वो जीना हाँ सिखाता है। क्योंकि अब जो मैं तानपुरे लेके बैठती हूँ, तब जो यमन हाँ होता है वो इस क्षण का यमन होता है। अभी जो विचार मन में आता है वो यमन के बारे में, वो इसी क्षण का होता है। मैं पूरी यमन हो जाती हूँ, और वो विचार अब बिल्कुल प्रेजेंट में, जो हम कहते हैं ना कि जीना है, हाँ। शास्त्रीय संगीत में वही सिखाया है, और वही जीने का मौका भी दिया है। तो और काइकिनी जी की मैं बातें कर रही थी, तो उनके बड़े एक सुंदर, आपको मैंने बताया है कि वो हमेशा कहते कि शास्त्रीय संगीत जो है वो मनोरंजन के लिए नहीं, आत्मरंजन के लिए। बड़ी सुंदर आपको। उनके वाक्य हैं। मैं मुझे और कहते हैं कि शास्त्रीय संगीत स्वर स्थानों में नहीं है, पर स्वर स्थानों को जोड़ने वाले उस ब्रिज में है, उस मींड में है। जैसे आ आ जब बच्चों को हम सिखाते हैं नी रे गा मा पा मा गा रे सा, तो इससे अच्छा आप ऐसा सिखाइए, नी रे गा मा पा मा गा रे सा, ना कि पा मा गा रे सा। ये तो टंग टंग नहीं है। पा मा गा
प और म को जोड़ने वाला जो पुल है, वहां शास्त्रीय संगीत। प रे ग, प प रे प रे ग सा। अद्भुत। तो ये उनकी बातें, इसमें और कहते हैं कि इट इज, हाँ हाँ मुझे ठीक ऐसा है। लगा कि जैसे इसमें दो चीजें हैं। एक तो नई पीढ़ी में जो व्यग्रता है, हर चीज को जल्दी पाने की चाह, और इसका जो अस्तित्व है, धीरज, साधना और समय। ये दोनों आपने जो दो बात कही ना, ऐसे नहीं ऐसे, ये ये अगर समझ जाए आज की पीढ़ी तो फिर क्या बात मुझे लगता है वक्त वक्त की बात है ये। आज की पीढ़ी समझने की कोशिश जरूर करती है, कर रही है, लेकिन और ज्यादा उनको करनी चाहिए। एक जो ठहराव है ना, है। मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं, वो भी करूं, 100 चीजें करके कुछ नहीं होता है। मुझे याद है किशोरी जी ने मुझे कहा था कि कॉलेज वगैरह सब छोड़ दो, हाँ, कुछ कोई जरूरत नहीं है तुमको, कोई डिग्री की जरूरत नहीं है, कॉलेज जाने की तुमको जरूरत नहीं है, क्लासेस की जरूरत नहीं है, और बस तुम दिन भर 8 घंटे बैठ के रियाज करो, ये हासिल करो तुम, और यही तुम्हारा सफर है, यही तुम्हारी साधना है, तुम्हारा साध्य भी रियाज यही है। तो सच्चा तप। हाँ बिल्कुल, ऐसी गुरु थी भी, देखिए वो ऐसा कि हिचकिचाती नहीं वो, ऐसा कुछ हाँ हाँ नहीं। आजकल आजकल बड़ा मुश्किल है किसी बच्चे को ये कहना कि कॉलेज छोड़ दो और बस ये करो, क्योंकि हाँ काफी हाँ। प्रेशर्स भी तो है, प्रेशर्स भी बहुत, जमाना अलग है। पर मुझे लगता है कि जिस चीज में उसको अगर रुचि हो, टैलेंट हो, अच्छे गुरु हो, तो मुझे लगता है कि बच्चों को उसी पे ध्यान देना चाहिए। अगर किसी को बिल्कुल। कोई अगर अच्छा गला है, अच्छी बुद्धि है, और अच्छा अगर कोई अच्छे गुरु मिल जाए और गुरु कहें कि नहीं बेटे तुम कुछ बन सकते हो जीवन में, अगर ये गारंटी गुरु दे रहे हैं, तो और कुछ भी ना करें, बस संगीत की सेवा में लग जाइए, आपको जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा इस जीवन में। क्या ऐसे, बात। हाँ, इतनी लगन भी तो होनी चाहिए ना, केवल टैलेंट और लगन और मेहनत, वो भी जो एक पेशेंस है, मेहनत करने की चाहत भी होनी चाहिए, अपने रियाज में दिल भी लगना चाहिए। ये सारे बिल्कुल। केवल एक, जब मैं टैलेंट कह रही हूं तो तब हम्म, केवल एक अच्छा गला मैं नहीं कह रही हूँ, तो रियाज करने की इच्छा भी हो, वही धीरज वाली और बात है। हाँ बिल्कुल धीरज, और बस, और सालों तक करना है, 12 साल तो करना ही करना है सुनील जी, ये तो थोड़ी एक 1-2 साल करने से तो होने नहीं वाला। एक लंबा रास्ता है, और उसको चल के ही उसको पार कर सकते हो। वो और किसी इसमें क्योंकि बीच बीच में कठिनाइयां भी तो बड़ी आती है ना, किसी कवि ने कहा है काफी, कि जी, पुल पार करने से नदी पार नहीं होती। हा 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 हा, क्या बात। आपकी बात मैंने रोक दिया, आप जारी रखो। आप नहीं क्या कह बिल्कुल, रहे थे? आ, यही कि हमारे जमाने में हमको अच्छे गुरु मिले, अच्छे माता पिता मिले, जिनको हमारे लिए वक्त था, जिन्होंने बड़े हमारे रियाज में सामने बैठे रहते मेरे माता पिता और मेरे से करवाते, गुरु अच्छे मिले, बड़े गुणीजन अच्छे मिले। मुझे याद है एक भास्कर बुआ, जो पंडित भास्कर बुआ जोशी, ग्वालियर घराने के, मेरे हाँ। गुरुजी के क्लास में, वसंतराव जी के क्लास में बड़े बहुत गुणीजन आते, पंडित सीआर व्यास जी आते, पंडित हम्म, जितेंद्र अभिषेकी, माणिक वर्मा जी,
कितने बड़े पंडित राम मराठे जी, ये सारे हमारे मेरे क्लास सुनने सामने बैठे रहते और बिल्कुल ऐसे सुनते। और बाद में एक दिन मेरे गुरुजी मुझे ठुमरी सिखा रहे थे, तो बाद में मेरे भास्कर बुआ बैठे थे वहां सामने। क्लास जैसे खत्म हो गया तो मुझे कहने लगे, मैंने तुम्हारा ख्याल सुना है और ख्याल तुम ठीक गाती हो, वैसे अच्छा गाती हो। तुमको गाना, तुम्हारी चाहत क्या है, क्या गाना चाहती हो तुम? तो मैंने कहा मैं तो ख्याल ही गाना चाहती। तो ख्याल गाना चाहती हो तो ठुमरी क्यों सीख रही हो? मैं गुरुजी को बताता हूँ तुम्हारे, ठुमरी मत गाना, अभी और थोड़े साल के लिए मत गाना। किस रास्ते से ठुमरी तुम्हारे ख्याल में आ जाएगी तुमको पता नहीं चलेगा। ये बातें जो है ना, क्योंकि ठुमरी में जो गाए जाने वाले फ्रेजेस हैं वो ख्याल में नहीं गाए जा सकते। ख्याल के अलग हैं, ठुमरी का अलग है, भजन का अलग है, उसका मूड ही अलग है। तो जो 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 हरकत, जो मुर्की ठुमरी में गाई जाएगी वो गलती से ख्याल में आएगी तो ख्याल बिगड़ जाएगा। ये कहना था उनका। तो जब तक तुम्हारी बुद्धि तैयार नहीं हो जाती, कि जब तक तुमको पता नहीं चलता कि ये रास्ता ख्याल का है, ये ठुमरी की तरफ जा रहा है, ये भजन की तरफ जा रहा है, ये गजल की, तो अभी गजल गाओगी तो तुम्हारा ख्याल गजल लगने लगेगा। आजकल बच्चों का ऐसे ही हो रहा है कि बच्चों को बेचारे ऐसे लगता है कि मैं ये गाऊं थोड़ी सी शोहरत मिलने के लिए, या ये गाऊं, या फेसबुक पे मैं थोड़ा सा, मुझे कुछ गाना आ रहा है ये मैं डाल दूं तो, और कुछ है ना, ऐसा हो रहा है। लेकिन तो बड़ा कंफ्यूज्ड सा माहौल। तो तब उन्होंने मेरे गुरुजी को बता दिया, तब मैं 12 साल की थी। बाद में काफी, कम से कम 5 साल मेरे गुरुजी ने मुझे ठुमरी नहीं सिखाई, ना नाट्य संगीत सिखाया, केवल ख्याल। ये सब शुद्धता के आग्रह होते थे, शुद्धता को लेकर जो एक वो अनुशासन जी, क्योंकि हर एक का अपनी महक या उसका फ्लेवर है और वो बिगड़ना नहीं चाहिए, ये सब गुरुजनों का रहता था। और वो अपने तरह से वो इन सब चीजों के प्रति सख्त भी बहुत थे। ये सख्त गुरुजनों की वजह से ये सब चीजें सद भी पाई। आप सब जिस तरह से उनकी सीख करके और उनके अनुशासन को मानकर, जैसे उन्होंने कहा कि 8 घंटे रियाज करो, तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं कि आप कोई और उत्तर उनको दे सको सिवाय हाँ कहने के या स्वीकारने के। यहाँ तो ये होता है ना, मेरे गुरुजी तो पूरे घंटे में 1 घंटा सिखाते, उसमें ज्यादा से ज्यादा 2 वाक्य कहते, पूरे बात ही नहीं करते। रियाज क्यों नहीं किया? खैर मैं तो बगैर रियाज की जाती नहीं थी, पर मेरे साथ कभी कोई लड़की बैठी है तो बस एक ऐसा सवाल पूछते कि सामने वाला और फिर गाने ही नहीं देते। अगर रियाज नहीं किया है तो आज सामने बैठ के गाने का तुमको हक नहीं है। रियाज जब पिछली बार जो कहा है उसको साध के जब तक आप ना हो तो अगला लेसन देने का कोई मतलब भी नहीं है ना। बहुत बारीक चीज, बहुत सूक्ष्म चीज, इसको कैसे। और मुझे लगता है कि ये पूरा समय जो आपने, मैं इसकी कल्पना कर सकता हूँ कि एक एक दिन आसान थोड़ी है, एक एक दिन नहीं आसान तो नहीं था, क्योंकि बचपन की भी, सुनील जी, बड़ी ये जब कहा कि जब मैं 7 साल की थी, बचपन भी एक होता है कि इंसान की जिंदगी, जैसे मेरा बचपन है, बाद में मेरा कॉलेज है, बाद में मुझे उदय जी से मेरी मुलाकात हुई, तो एक तरफ ये सब चल रहा है और एक तरफ ये साधना है। तो ये जो एक इंसान की जिंदगी है, उसका कोई डिस्टरबेंस अपनी साधना में ना हो, ऐसा जीते रहना बड़ा वही
बड़ा चैलेंजिंग होता है। कि बचपन में मुझे याद है, मैं रियाज, मेरी सहेलियां अभी तक याद करती हैं कि हम नीचे से बुलाते आरती, तो मेरी माँ बाहर आके कहती अभी वो नहीं आएगी, रियाज कर रही है। तो कहती कि कितनी बार हम तुमको बुलाते लेकिन तुम कभी आती नहीं खेलने के लिए। बस हफ्ते में कभी एक बार 1 घंटा माँ कहती। पर यहाँ मेरे माँ बाप का बहुत बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि उन्होंने ये बात समझ ली कि ये अगर इसने थोड़ा सा वक्त संगीत के लिए दिया तो ये कुछ हासिल कर पाएगी। ये उन्होंने, और सपोर्टिव रहे मेरे लिए। हाँ हाँ हाँ, बहुत बड़ी बात है ये तो है। तो ये अभी काइकिनी। हाँ जी, हाँ, आप कुछ आप नहीं, कैंगड़ी जी वाली बात पूरी कर लीजिए। काइकिनी जी की बात मैं ये कह रही थी कि तानपुरा उसके लिए चाहिए। हम्म। परसों ही हमारी एक बात हो रही थी, जैसे आ, उनकी एक बंदिश है, ना जाने ना जाने ना जाने प्रीत की रीत हाँ पिहरवा, हमसे जुदाई काहे कीनो रार, और ना ये कैसी निठुराई, ना हाँ, जाने ना जाने प्रीत की रीत। ठीक ठीक। अब इसको ना जाने ना जाने ना जाने प्रीत की रीत, ना जाने ना जाने ना जाने प्रीत की रीत पिहरवा, हमसे जुदाई काहे कीनो कियोरार, ये कैसी निठुराई, ना जाने ना जाने ना जाने प्रीत की रीत। तो ऐसे शब्दों के भी चयन देखिए। मेरे ख्याल से मैं ये स्पीकर लगाना भूल गई। देखिए ये टेक्नोलॉजी हाँ का जमाना है। हाँ, लेकिन फिर भी हम लोगों तानपुरे ने सुना। छेड़ के सुना आपने? हाँ सुना। हाँ, तो तानपुरा सुनाई दे रहा था? बिल्कुल। सुनाई दे रहा था, ठीक है। तो ये जैसे फिर उनकी एक बंदिश है, सुनाई दे रहा है तानपुरा? रुचिरा केदार भी ज्वाइन हुई है, आपको नमस्कार कर रही है। अच्छा, नमस्कार। भोपाल के लोग हैं। हम्म। ओहो, क्या बात, वाह वाह। आओरी 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 सखिया गाओ,
आओ री सखिया गाओ, ऋतुराज हेमंत आयो है, आओ री सखिया गाओ। आओ री सखिया गाओ, आओ री सखिया गाओ, ऋतुराज हेमंत आयो है, आओ री सखिया। बहुत सुंदर बंदिश की। मंद मंद पवना बहे, मंद मंद पवना बहे, मंद मंद पवना बहे, हरी सखी। बड़ी गुणी जन लोग हैं, ऐसे ऐसे बंदिशें बनाई हैं। वही, यही सब देख कर लगता है कि एक पूरा कालजयी समय, स्वर्णिम समय, ये सब आपका सानिध्य रहा। बिल्कुल। मैं ये भी सोचती हूँ कभी कभी कि संगीत हर वक्त का भी तो होता है ना। हाँ। देखिए, जिस संगीत की 1900 में जरूरत थी वो संगीत गाया गया, 1960 में जिसकी थी वो गाया गया, तो इसलिए संगीत तो बदल ही रहा है ना। तो कभी कभार लगता है कि क्या उस तरह से सीखना आज के जमाने में ठीक रहेगा? ये विचार तो आता है मन में। जैसे मैंने कहा कि आज बच्चे चाहते हैं कि मैं थोड़ा पेंटिंग भी कर लूं, थोड़ी सी मैं संगीत भी सीख लूं, मैं थोड़ा भरतनाट्यम भी सीख लूं और मैं इंजीनियर भी बन जाऊं। और ये इंसान सोचता है। तो जो ये इस पे आजकल ये हो रहा है, खासतौर से मतलब लड़कियों के साथ ये हो रहा है, उनके माता पिता दरअसल उनको, जैसे वो भगवान श्री कृष्ण से 64 कलाओं में दक्ष हुए थे, तो माता पिता चाहते हैं कि शादी होने से पहले बताने को होना चाहिए कि बच्ची कढ़ाई भी कर लेती है, नाच भी लेती है, गा भी लेती है। ये एक है द्वंद्व उनके लिए। गंभीर जो होंगे वो 100 में 1 होंगे। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले आरती जी उनसे बात कर रहे थे, प्रमोद कामले अहमदनगर के बहुत अच्छे शिल्पकार है, बहुत अच्छे गुड़ी कलाकार जी। उन्होंने अपने, जैसे आपकी बात सुन के मुझे उन्हीं की बात याद आ रही है। बोले मेरे माता पिता ने सिर्फ मुझे कलाकार ही बनाना चाहा, बोले पढ़ाई वढ़ाई के लिए कोई जोर नहीं दिया कि पढ़ो लिखो मत करो, कुछ करो, कलाकार बनो। और उसके लिए पूरा माहौल दिया, वातावरण दिया, क्योंकि बोले मेरे पिता खुद मूर्तिकार थे, पेंटर थे, तो बोले कि वही रास्ता हमने दिया। तो कई बार कला के प्रति समर्पित अभिभावकों की वजह से भी ये चीजें आती हैं। एक आपको थोड़ा सा मूड हल्का करने के लिए मैं बस एक प्रसंग वडाली बंधु का बताता हूँ। बड़े वाले वडाली से बात कर रहा था मैं, तो
उन्होंने कहा था कि बोले मेरे पिता चाहते थे कि मैं गायक बनूं, और बोले कि मेरे को इस सब में मेरा मन नहीं लगता था। बोले मैं 6-7 साल का था तो बोले मुझसे मारपीट करते थे बहुत, ऐसे ही बता रहे थे। तो पंजाबी आदमी खुले, बिल्कुल खुले दिल के, जो मन में बोल रहे थे कि बोले कि, और अपनी भाषा में कह रहे थे कि बोले मेरे केश बहुत बड़े बड़े थे, सरदार। तो हाँ। बोले मुझे जब जब मैं नहीं गाता था तो मेरे को बाल पकड़ के उठा लेते थे, बोले बहुत हैवी थे वो। तो मैं बहुत रोता था, छटपटाता था। फिर जब अगले दिन स्कूल जाता था तो रास्ते में एक मंदिर पड़ता था तो वहां मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता था कि ये आदमी मर जाए तो अच्छा हो। तो फिर बाद में रोने लगे, बोले कि लेकिन उनकी वजह से ही मैं कलाकार बना। बोले मैं जो बना उनका सिखाए से बना। आप देखिए कि 7-8 साल का छोटा बच्चा मतलब इतना टॉर्चर होके भगवान के हाथ सामने हाथ जोड़ के क्या कामना कर रहा है आप कुछ। लेकिन यह है कि कहीं कहीं फिर अनुशासन और सब, हम लोग पुराने गुरुकुल में सुनते थे कि किस तरह विद्या दी जाती थी कड़ी साधना के साथ, तो तभी वो आती भी थी उसी शुद्धता के साथ या उसी गहनता के साथ। बिल्कुल। किशोरी जी के यहाँ जब ताई के यहाँ हम जाते थे सीखने के लिए, रघुनंदन भी तब हमारे साथ आते थे। तो सुबह 9 बजे शार्प पहुंचते हम, 9 बजे से 1 बजे तक। हाँ। 4 घंटे, 4 घंटे का रियाज। 2 बजे घर पहुंचती मैं, खाना खा के फिर से 3 बजे निकलना है, 4 बजे पहुंचना है ताई के यहाँ, 4 बजे से 8। तो रोज 8 घंटे की तालीम जिसको कहते हैं हम, जो रियाज है, वो कभी सिखाती, कभी हमको तानों के पलटे देती, और बस वो सुनती कि रियाज कैसे चल रहा है। तो ये ऐसे गुरु भी मिले कि जो 8-8 घंटे करवाते थे। जैसे सुरेश तलवलकर जी पंडित जी के साथ जब उनके साथ भी मुझे याद है कि हम बैठते जमीन पे रियाज करने, 4-4 5-5 घंटे पता नहीं चलता था। और दिन में 8 घंटे 10 घंटे बैठ के गाने बजाने की बातें हो रही है। ऐसी ऐसी बंदिशें हो रही है, ऐसे ऐसे मुखड़े कि कोई बंदिश है 3री मात्रा से शुरू हो रही है, कोई बंदिश है 4.5 मात्रा पे शुरू हो रही है। ऐसे 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 गिनतियां, ऐसे ऐसे बातें उन्होंने भी सिखाई हैं। और मुझे लगता है कि एक जगह पे बैठना, जमीन पे 5 घंटे बैठना, ये भी अपने आप में मुश्किल है। उसके बाद में विचार करना, रियाज करना, हाँ, गाना, ये तो अलग ही बात है। अलग ही। पर केवल वहां बैठना, वही मेरे गुरुजी कहते हैं वसंत राव, जब शुरू में मैं, कि पहले तुम, जैसे हम जाते तानपुरा मिला कि गाना शुरू, कहते पहले 5 मिनट गाना नहीं है बिल्कुल, केवल तानपुरा छेड़ो, तानपुरा सुनो और शांत हो जाओ। मन में जो भी सारे विचार हैं वो केवल ये सुर जो है तुम्हारे जहन में भरा रहे, इसके सिवाय और कुछ नहीं। तो तानपुरा छेड़ के उस माहौल में बस बैठने का पहले रियाज करवाते थे गुरुजी, गाना बजाना बाद में। हाँ हाँ, वो तो वो एक अलग, हाँ मन को स्थिर करने की का पूरा एक वो था। बिल्कुल, एक मेडिटेटिव फ्रेम ऑफ माइंड, फोकस पूरा हाँ। जो है वो षड्ज। वरना आजकल क्या होता है, कुछ तानपुरा इस पे लगा दिया, वो छेड़ने से जो है हमारा, जैसे काया वाचा मन सब वो बिल्कुल स्वर में, पूरे मन में वो स्वर है। हाँ, और उसी को छेड़ भी रही हूं मैं, तानपुरे को। तो वो है उसमें ना, ऐसा रत हो जाते थे हम, ऐसे रम जाते थे कि ये सब कुछ और स्पर्श। कुछ। और फिर आदत लग गई। अब क्या हो गया, अब जैसे ही तानपुरा सुनाई देने लगने लगा, उसके बाद उसमें रत होने की आदत ही लग गई। अब चाहे छेड़ो या ना छेड़ो, चाहे इस पे लगाओ तानपुरा या मिक्सर की आवाज आए, कोई मिक्सर चला दे रहा तो आ, वही सुर आ,
वही हम कहीं चलने लगते हैं, किसी बस की आवाज आती है तो उसी में सब में संगीत ही दिखने रिसीव हो लगता जाता है। है, तो ऐसा फ्रिक्वेंसी। तो हाँ, तो सही ये बात। सारा ऐसे इस तरह का माहौल था। ये शेयर करना अच्छा लगता है। आजकल के बच्चे जो हैं प्रेम से सुनते हैं तो अच्छा लगता है। नहीं, वो होता है, जैसे सुरेश वाडकर जी से भी एक बार बात कर रहा था तो वो मुझसे बात करते जा रहे थे और बात को बीच में रोक कर कुछ भी आहट या ध्वनि से या बाहर की आवाजों से वो उधर चले जाते थे, फिर ऐसे टांग छेड़कर फिर लौट आते थे, फिर बात करने लगे। मैं मिलने गया था हाँ, जब उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला था, तो वो मिलना 15 मिनट था पर वो 1.5 घंटे में बात पूरी हो पाई। फिर वो उसी उनने कहा था मैं रियाज कर रहा हूँ तो आ जाना, तो मैं पहुंचा था मैं 9:30 बजे। तो ये है गुरुजनों का पूरा कमाल है। आपने कुछ आपकी अपनी बंदिशों के बारे में भी कुछ जानने की इच्छा है? हाँ, हाँ, बंदिशें तो कई बार ऐसा होता है कि मेरे गुरुओं ने जो गुरुजी ने बंदिशें सिखाई हैं, ऐसा लगता है कि इससे थोड़ा सा मैं अलग कोई विचार किसी राग में जब घंटों तक राग का जब विचार होता है, उसका रियाज होता है, तो इस तरह से वो दिमाग में राग के स्वर चलने लगते हैं कि सारा बस वही राग छाया हुआ होता है। और फिर हाँ, उसको लेके और एक मूड भी होता है। देखिए, फिर राग के स्वर एक जगह पे है, कभी गंभीर मूड है, कभी सैड मूड है, कभी हैप्पी मूड है, कभी बड़ा अलग सा मूड है। तो ये मूड और वो राग के स्वर एक हो जाते हैं और वो इस तरह से बंदिश बन के आते हैं। जैसे एक बंदिश आप जो है सुनील जी, आप तो शब्दों के बादशाह हैं। अरे तो आपको आप जो विचार आता है आप शब्दों में आप बस इतनी नहीं सुंदर नहीं, तरीके से आप अ, ये क्या, हाँ, तो ये बंदिश है मधुबंती में आ, आ, नैया पार करो। मधुबंती गा रही थी तब बहुत मेरे गुरुजी ने विलंबित एक ताल में बंदिश सिखाई है, तीन ताल में अनेकों बंदिशें आती, पर ऐसा लगा कि रूपक में कोई बंदिश होनी चाहिए। ये दिमाग में विचार चलता है। देखिए, अपना ब्रेन भी ऐसी एक अमेजिंग चीज है कि इतने सारे अच्छा विचार क्यों इंसान करता रहे। हमारे लोग कहते हैं कि हमेशा अच्छे विचार करो, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड सारे विचार जो अंदर जा रहे हैं उसको प्रोसेस करता रहता है, हाँ, चाहे अच्छे हो बुरे हो। जो क्या बात। विचार माँ कहती नहीं ये मत देखो, ऐसे ये तुम ऐसी तस्वीर भी मत देखो जहाँ कोई हिंसा है, जहाँ कुछ मत देखो ये, ऐसा माँ कहती। तब क्या लगता क्या पिक्चर देखना तो बाद की बात है। तब कहती नहीं, अच्छे ही हम्म, विचार, क्योंकि ब्रेन उसको प्रोसेस करता है और उसको इस तरह से मैनिफेस्ट भी करता है, व्यक्त भी होता है। तो हम्म। मधुवंती का रियाज चल रहा है, रूपक की बंदिश आरती, मैंने कभी सीखी नहीं है जी। हम अभी दोबारा ज्वाइन होते हैं कट होके। ठीक। समय जा रहा है, 1 घंटा हो गया, मालूम भी नहीं पड़ा। हम इस कट को करके दोबारा जुड़ते हैं 2 मिनट के अंदर। ऐसी